अगर हम हज़ारों साल पीछे जाएं, तो चैन की तारीख़ दरियाए ज़र्द के किनारे आबाद होने वाले आम इंसानों से शुरू होती है। ये लोग किसी सल्तनत या कौम का तसव्वुर नहीं रखते थे। उनकी ज़िंदगी का मरकज़ सिर्फ पानी, ज़मीन और बका था। दरियाए ज़र्द हर साल सैलाब लाता, खेत और घर तबाह हो जाते, लेकिन लोग इस ज़मीन को छोड़कर नहीं जाते थे। वो दोबारा वहीं आकर बस जाते थे। यही मुसलसल जद्दोजहद बाद में चैन की तहज़ीबी बुनियाद बनी। इब्तिदाई दौर में चैन मुख्तलिफ कबीलों पर मुश्तमिल था। हर कबीला अपनी ज़बान, रस्म व रवाज और तरीक़ाए ज़िंदगी रखता था। ना कोई मरकज़ी हुकूमत थी और ना कोई बाकायदा रियासती निज़ाम। जो कुछ नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा था वो ज़बानी रिवायात और तजुर्बात थे। इसीलिए इब्तिदाई चीनी तारीख़ में ऐसे किरदार मिलते हैं जिन्हें बाद में दियो मलाई शक्ल दे दी गई, हालांकि वो दरअसल इज्तिमाई तजुर्बात की अलामत थे। फूशी को मछली पकड़ने के जाल, जानवर पालने और ख़ानदानी निज़ाम से जोड़ा जाता है, जबकि शीन नुंग को ज़राअत और जड़ी बूटियों के इल्म का बानी समझा जाता है। ये किरदार इस बात की निशानदेही करते हैं कि चीनी मुआशरा तजर्बे, मुशाहिदे और अमली इल्म से आगे बढ़ा, ना कि किसी अचानक इनकलाबी तब्दीली से। हवांगदी, जिसे पीला शहनशाह कहा जाता है, बाद के मुअर्रिखीन के नज़दीक चीनी रियासती तसव्वुर की अलामत है। अगरचे जदीद तारीख़ उसे एक अफसानवी शख्सियत मानती है, लेकिन इससे मंसूब नज़रियात हकीकी हैं। इसी दौर में ताकत, नज़्म व ज़ब्त और कानून को एक मरकज़ में जमा करने का तसव्वुर मजबूत होना शुरू हुआ। वक्त के साथ आबादी में इजाफा हुआ, ज़मीन की मिल्कियत अहम बन गई और ताकतवर ख़ानदान सामने आने लगे। यही हालात पहली मोरूसी हुक्मरानी के तसव्वुर का बाइस बने, जिसे ज़या सल्तनत कहा जाता है। ज़या दौर में इक़्तिदार बाप से बेटे को मुंतकिल होने लगा और आबपाशी के मुनज़्ज़म निज़ाम बनाए गए ताकि दरियाए ज़र्द के सैलाब से निटा जा सके। यही वो ज़माना है जब बर्रे सग़ीर में दरियाए सिंध की तहज़ीब भी पानी के नज़्म व नस्क पर काम कर रही थी। फ़र्क ये था कि सिंध की तहज़ीब निस्बतन पुरअमन रही, जबकि चैन में ताकत और जंग आहिस्ता आहिस्ता रियासत का लाजमी हिस्सा बनने लगे। ज़िया के बाद शोंग सल्तनत कायम हुई, जिसे चीन की पहली मुस्तनद तारीख़ी सल्तनत माना जाता है। इस दौर से हमें बादशाहों के नाम, जंगों के शवाहिद और तहरीरी रिकॉर्ड मिलते हैं। शोंग बादशाह मजहबी और सियासी दोनों इख्तियारात का मालिक होता था। फैसलों के लिए हड्डियों और कछुए के खौल इस्तेमाल किए जाते थे, जिन पर सवाल लिखकर आग में तपाया जाता और दरानों से नताइज अख्ज़ किए जाते थे। शांग सल्तनत के ज़वाल के बाद चीन में जो सल्तनत कायम हुई। जो ख़ानदान ने शांग को शिकस्त देकर इक़्तिदार हासिल किया, मगर उन्होंने सिर्फ ताकत के ज़ोर पर हुकूमत को जायज़ करार नहीं दिया। उन्होंने एक नया नज़रिया पेश किया, जिसे बाद में आसमानी हक़ के हुक्मरानी कहा गया। इस नज़रिए के मुताबिक बादशाह को हुकूमत करने का हक़ आसमान की तरफ से मिलता है, लेकिन ये हक़ मुस्तकिल नहीं होता। अगर बादशाह जुल्म करे, नाइंसाफ़ी करे या अवाम की फ़लाह को नज़रअंदाज करे, तो ये हक़ इससे वापस लिया जा सकता है। शांग सल्तनत के ज़वाल के बाद चीन में जो सल्तनत कायम हुई। जो ख़ानदान ने शांग को शिकस्त देकर इक़्तिदार हासिल किया, मगर उन्होंने सिर्फ ताकत के ज़ोर पर हुकूमत को जायज़ करार नहीं दिया। उन्होंने एक नया नज़रिया पेश किया, जिसे बाद में आसमानी हक़ के हुक्मरानी कहा गया। इस नज़रिए के मुताबिक बादशाह को हुकूमत करने का हक़ आसमान की तरफ से मिलता है, लेकिन ये हक़ मुस्तकिल नहीं होता। अगर बादशाह जुल्म करे, नाइंसाफ़ी करे या अवाम की फ़लाह को नज़रअंदाज करे, तो ये हक़ इससे वापस लिया जा सकता है। ये तसव्वुर चीन की तारीख़ में बहुत अहम साबित हुआ, क्योंकि उसने बगावत और हुकूमत की तब्दीली को एक अखलाकी जवाज़ फराहम किया। बाद की सदियों में जब भी किसी ख़ानदान ने इक़्तिदार संभाला, उसने दावा किया कि पिछला हुक्मरान आसमानी हक़ खो चुका था। इस तरह ताकत और अखलाक को एक दूसरे से जोड़ दिया गया। इब्तिदाई दौर में मरकज़ मजबूत था,
लेकिन वक्त के साथ साथ बादशाह कमज़ोर होता गया और मकामी सरदार ताकतवर होते चले गए। आहिस्ता आहिस्ता चीन एक मुत्तहिद रियासत के बजाय कई खुदमुख्तार रियासतों में बंटने लगा। यही दौर बाद में बहार ख़ज़ां के दौर के नाम से जाना गया, जहां बज़ाहिर ज़ो बादशाह मौजूद था, मगर असल ताकत मुख्तलिफ रियासतों के पास थी। उन रियासतों के दरमियान लड़ाइयाँ मामूल बन गईं। हर रियासत अपनी फ़ौज, अपने कवानीन और अपने मफादात के मुताबिक चलती थी। जंग सिर्फ ज़मीन के लिए नहीं, बल्कि इज़्ज़त, असर रसूख और बका के लिए भी लड़ी जाती थी। इस मुसलसल अदम इस्तेहकाम ने चीनी मुआशरे को ये सोचने पर मजबूर किया कि एक बेहतर निज़ाम क्या हो सकता है। इसी दौर में चीन के बड़े फ़लसफ़ी सामने आए। कन्फ्यूशियस ने अखलाकियात, नज़्म-ओ-ज़ब्त और समाजी ज़िम्मेदारी पर जोर दिया। इसके नज़दीक एक मजबूत रियासत की बुनियाद ताकत नहीं, बल्कि अच्छा किरदार था। उसने हुक्मरान को बाप और रियाया को औलाद की तरह करार दिया, जहां इंसाफ, दयानत और एहतराम बुनियादी उसूल हों। दूसरी तरफ लाओज़ी ने फितरत के मुताबिक जीने की बात की। उसके ख्याल में जितना कम जोर ज़बरदस्ती की जाए, उतना ही निज़ाम बेहतर चलता है। उसने सादगी, खामोशी और अदम मुदाखलत को अहम करार दिया। ये दोनों ख्यालात बज़ाहिर मुख्तलिफ थे, मगर बाद में चीनी तहज़ीब ने दोनों को अपने अंदर जज़्ब कर लिया। इसी ज़माने में कानूनी फ़िक्र भी उभरी, जिसे बाद में कानूनी मकतब फ़िक्र कहा गया। इसके मुताबिक रियासत को मजबूत कवानीन, सख्त सज़ाओं और नज़्म-ओ-ज़ब्त के ज़रिए चलाया जाना चाहिए। अखलाक या फितरत के बजाय कानून को असल बुनियाद माना गया। ये सोच बाद में चीन के इत्तेहाद में फैसला कुन साबित हुई। बहार ख़ज़ां के बाद चीन मुतहारिब रियासतों के दौर में दाखिल हुआ। अब रियासतों की तादाद कम हो गई थी, मगर लड़ाइयाँ ज़्यादा शदीद हो चुकी थीं। हर रियासत जदीद हथियार, बेहतर फ़ौजी निज़ाम और मजबूत इंतज़ामिया बनाने की कोशिश कर रही थी। आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी थी, मगर रियासतें ताकतवर हो रही थीं। यही वो माहौल था जिसने चीन को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां बिखरा हुआ निज़ाम या तो मुकम्मल तबाही की तरफ जाता या फिर किसी एक ताकत के हाथों मुत्तहिद होता। यही पस मंज़र आगे चलकर चीन के पहले मुकम्मल इत्तेहाद की बुनियाद बना। बहार ख़ज़ां के दौर के बाद चीन एक ज़्यादा ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुका था। अब ये सिर्फ छोटी झड़पों का ज़माना नहीं रहा था, बल्कि मुकम्मल जंगों का दौर शुरू हो गया था। इस ज़माने को मुतहारिब रियासतों का दौर कहा जाता है। इस दौर में चंद बड़ी रियासतें बाकी रह गई थीं, जिनमें चिन, जो, ची, वी, हां, जाओ और यान शामिल थीं। हर रियासत का मकसद एक ही था, बाकी सबको ख़त्म करके खुद जिंदा रहना। इन जंगों ने चीनी मुआशरे को अंदर से बदल दिया। पहले जंग सिर्फ अशराफिया का मामला थी, अब आम किसान भी फौजी बन चुका था। ज़मीन के बदले फौजी खिदमत दी जाती थी। जो बेहतर लड़ता उसे ज़मीन मिलती। इससे रियासतें मजबूत और आम आदमी रियासत पर ज़्यादा इन्हिसार करने लगा। इसी दौर में कानून को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई। ख़ास तौर पर चिन रियासत में कानूनी निज़ाम को इंतहाई सख्त बनाया गया। वहाँ ये तसव्वुर आम हुआ कि इंसान फितरतन खुदगर्ज़ है, इसलिए उसे अखलाक या नसीहत से नहीं, बल्कि कानून और सज़ा से काबू में रखा जा सकता है। यही सोच बाद में चीन के इत्तेहाद की बुनियाद बनी। चिन रियासत जोग्राफियाई तौर पर मगरबी इलाकों में थी। इब्तिदा में उसे कमज़ोर और गैर मुहज़्ज़ब समझा जाता था, मगर उसकी असल ताकत उसका नज़्म-ओ-ज़ब्त था। चिन ने ज़मीन की नई तक़सीम की, टैक्स का वाज़ेह निज़ाम बनाया, फ़ौज को बराह रास्त रियासत के मातहत किया और मकामी सरदारों की ताकत तोड़ दी। चिन के हुक्मरानों ने कन्फ्यूशियस की अखलाकी तालीमात के बजाय कानूनी मकतब फ़िक्र को अपनाया। सख्त कवानीन, यकसां सज़ाएं और मुकम्मल रियासती कंट्रोल ने चिन को बाकी रियासतों से ज़्यादा मुनज़्ज़म बना दिया। जहां दूसरी रियासतें अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार थीं, वहां चिन एक वाज़ेह सिमत में आगे बढ़ रहा था।
वक्त के साथ चीन ने एक एक करके दूसरी रियासतों को शिकस्त देना शुरू किया। ये जंगें निहायत खूनरेज थीं। शहर उजड़े, आबादी कम हुई, मगर चीन की मशीनरी रुकी नहीं। आखिरकार 221 क़िब्ले मसीह में चीन ने आखिरी बड़ी रियासत को भी शिकस्त दे दी और चीन पहली बार मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद हो गया। इस इत्तेहाद के बाद चीन के हुक्मरान ने खुद को शहंशाह करार दिया। उसे तारीख में चिन शी हुआंग के नाम से जाना जाता है। ये चीन का पहला शहंशाह था। उसने खुद को सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि पूरे निज़ाम का मरकज़ बनाया। चिन शी हुआंग ने पूरे चीन में एक ही कानून, एक ही नापतोल, एक ही करेंसी और एक ही तहरीरी निज़ाम नाफिज किया। दीवार चीन की इब्तदाई शक्ल इसी दौर में बनी, जिसका मकसद शुमाली हमला आवर कबाइल से दिफा था। उसने पुरानी किताबें जलवा दी ताकि पुराने ख्यालात ख़त्म हों और रियासती सोच गालिब आ जाए। ये इस्लाहात चैन को मजबूत बनाती हैं, मगर उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। सख्त मेहनत, भारी टैक्स और जालिमाना सज़ाओं ने आवाम को थका दिया। चिन शी वांग के मरने के फ़ौरन बाद बगावतें शुरू हो गईं और चंद ही बरसों में चिन सल्तनत ख़त्म हो गई। लेकिन अगरचे चिन सल्तनत ज़्यादा अरसा कायम ना रह सकी, उसने चैन को एक ऐसा ढांचा दे दिया जो कभी ख़त्म नहीं हुआ। मुत्तहिद रियासत, मजबूत कानून और मरकज़ी हुकूमत का तसव्वुर हमेशा के लिए चैन की शनाख्त बन गया। चिन सल्तनत के खात्मे के बाद चीन एक बार फिर इंतशार की तरफ बढ़ने लगा था। सख्त कवानीन और भारी मेहनत ने अवाम को थका दिया था। इसलिए जैसे ही मरकज़ी ताकत कमज़ोर हुई, मुख्तलिफ इलाकों में बगावतें शुरू हो गईं। ये बगावतें किसी एक नज़रिए के तहत नहीं थीं, बल्कि आम लोगों की नाराज़गी का नतीजा थीं। किसान, सिपाही और मकामी सरदार सब अपने अपने मफाद के लिए उठ खड़े हुए। इसी अफरा तफरी के दौरान दो शख्सियात नुमायां हुईं। एक का ताल्लुक अशराफिया से था और दूसरा एक आम किसान ख़ानदान से। अशराफिया से ताल्लुक रखने वाला शख्स शेंग यू था, जो एक ताकतवर जमजू था, जबकि दूसरा लियो बोंग था, जो एक मामूली सरकारी एहलकार के तौर पर जाना जाता था। दोनों ने चिन के खिलाफ बगावत में हिस्सा लिया, मगर उनके रास्ते जल्द ही जुदा हो गए। चिन के खात्मे के बाद असल लड़ाई इक़्तिदार के लिए शुरू हुई। शेंग यू मैदान जंग में बेमिसाल था, मगर सियासत और इंतज़ाम में कमज़ोर साबित हुआ। उसके बरक्स लियो बांग ने ताकत के बजाय मुफाहमत, वादों और अमली हिकमत अमली को अपनाया। उसने आम लोगों को रिलीफ दिया, सख्त कवानीन नरम किए और अपने लिए हिमायत हासिल की। आखिरकार लियो बांग ने शेंग यू को शिकस्त दे दी और 202 क़िब्ले मसीह में हान सल्तनत की बुनियाद रखी। लियो बांग तारीख में हान गाजू के नाम से जाना जाता है। उसकी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उसने चिन के मजबूत रियासती ढांचे को बरकरार रखा, मगर उसकी सख्ती को कम कर दिया। उसने कानून को रखा, मगर जुल्म को ख़त्म करने की कोशिश की। हाँ, सल्तनत के इब्तदाई दौर में चीन को पहली बार इस्तेहकाम नसीब हुआ। टैक्स कम किए गए, जबरी मुशक्क़त महदूद की गई और किसानों को ज़मीन पर काम करने का मौका दिया गया। रियासत ने यह समझ लिया था कि अगर अवाम खुशहाल होंगे तो सल्तनत मजबूत रहेगी। यही सोच हाँ को चीन से मुख्तलिफ बनाती है। हाँ हुक्मरानों ने कन्फ्यूशियस की तालीमात को रियासती नज़रिया बनाया। अखलाक, ख़ानदान का एहतराम और हुक्मरान की जिम्मेदारी पर जोर दिया गया। इसके साथ साथ कानूनी निज़ाम भी बरकरार रखा गया। इस तरह चीन में एक ऐसा मुतवाज़िन निज़ाम वजूद में आया जिसमें कानून और अखलाक दोनों शामिल थे। हाँ दौर में तालीम को अहमियत दी गई। सरकारी ओहदों के लिए अहल लोगों को मुंतखब करने का तसव्वुर मजबूत हुआ। अगरचे इम्तिहानी निज़ाम मुकम्मल तौर पर बाद में आया, मगर इसकी बुनियाद हाँ दौर में पड़ी। इससे रियासत को वफादार और काबिल अफसरान मिलने लगे। इसी दौर में चीन की सरहदें फैलना शुरू हुईं। शुमाल में खाना बदोश कबाइल एक बड़ा मसला थे, ख़ास तौर पर हुन या शिवम नौ कबाइल। इब्तिदा में हाँ ने उनसे सुलह के मुआहदे किए,
मगर वक्त के साथ साथ फौजी ताकत भी इस्तेमाल की गई। इन मुहिम्मात ने चीन को वस्ती एशिया की तरफ बढ़ने का मौका दिया। यही तौसी आगे चलकर एक ऐसे रास्ते की बुनियाद बनी जिसने चीन को बाकी दुनिया से जोड़ दिया। इस रास्ते का मकसद इब्तदा में दिफा और तिजारत था, मगर बाद में ये एक तहजीबी राब्ता बन गया। यही वो पस मंज़र है जिससे शाहराह रेशम ने जन्म लिया। हाँ, सल्तनत के मजबूत होने के बाद चीन की तवज्जो सिर्फ अंदरूनी इस्तेहकाम तक महदूद ना रही। अब असल मसला शुमाली सरहदों पर मौजूद खाना बदोश कबाइल थे, ख़ास तौर पर शीन नू, जिन्हें बाद में मुख्तलिफ नामों से जाना गया। ये कबाइल चीन की सरहदों पर हमले करते, माल मवेशी लूटते और वापस चले जाते थे। हाँ, हुक्मरानों को एहसास हुआ कि सिर्फ दिफा काफ़ी नहीं, बल्कि इन कबाइल के असल ठिकानों तक पहुंचना ज़रूरी है। इसी मकसद के तहत हाँ दरबार ने पहली बार बाकायदा तौर पर मगरिब की तरफ तवज्जो दी। एक सरकारी एलची यांग चियान को भेजा गया ताकि वो मगरबी इलाकों के हालात मालूम करे और मुमकिना इत्तेहादी तलाश करे। ये सफ़र निहायत ख़तरनाक था। यांग चियान कई साल तक कैद रहा, मगर आखिरकार वो वापस आया और उसने चीन को एक नई दुनिया से रोशनास कराया। उसकी रिपोर्ट से चैन को पहली बार मालूम हुआ कि उसके मगरिब में वस्ती एशिया की रियासतें मौजूद हैं, जहां घोड़े बेहतर हैं, ज़मीन ज़रख़ेज़ है और तिजारत के वसी इम्कानात हैं। यही वो लम्हा था जब चैन ने खुद को एक बंद दुनिया के बजाय एक बड़े खत्ते का हिस्सा समझना शुरू किया। रफ्ता रफ्ता एक तिजारती रास्ता वजूद में आया जो चैन से शुरू होकर वस्ती एशिया, अफ़ग़ानिस्तान और फिर बरे सग़ीर तक पहुंचता था। बाद में इसी रास्ते को शाहराह रेशम कहा गया। ये सिर्फ रेशम की तिजारत का रास्ता नहीं था, बल्कि ख़यालात, मज़ाहिब, सक़ाफ़त और इल्म के तबादले का ज़रिया बन गए। इसी दौर में चीन और बरे सग़ीर के दरमियान बिलवास्ता ताल्लुक़ कायम हुआ। आज के पाकिस्तान के शुमाली इलाके, ख़ास तौर पर गंधारा का खित्ता, इस आलमी राब्ते का अहम हिस्सा बन गए। यहाँ बुद्धमत एक मजबूत मजहबी और फ़िक्री क़ुव्वत के तौर पर मौजूद था। चीनी ज़ायरीन और ताजिर इन इलाकों से गुजरने लगे और बुद्धमत की तालीमात चीन तक पहुँचने लगी। हाँ, सल्तनत के ज़माने में बुद्धमत चीन में दाखिल होना शुरू हुआ, अगरचे इसे मुकम्मल कबूलियत बाद के अदवार में मिली। ये मज़हब चीन के लिए नया था, मगर इसकी तालीमात ने कन्फ्यूशियसिज्म और ताउमत के साथ मिलकर चीनी फ़िक्री दुनिया को मज़ीद वसी कर दिया। इधर हाँ, सल्तनत के अंदरूनी निज़ाम में भी तब्दीलियाँ आ रही थीं। वक्त के साथ ज़मीन बड़े ख़ानदानों के हाथ में जमा होने लगी, छोटे किसान कर्ज़ों में डूबने लगे। अगरचे रियासत मजबूत थी, मगर मुआशरती नाहमवारी बढ़ रही थी। यही वो खामोश मसला था जो आगे चलकर हाँ के लिए ख़तरा बन गया। आखिरकार पहली सदी ईस्वी के आखिर में हाँ सल्तनत कमज़ोर होना शुरू हो गई। दरबार में साजिशें बढ़ीं, ख्वाजा सरात ताकतवर हो गए और फ़ौजी सरदार खुद मुख्तार होने लगे। अवाम की नाराज़ी ने मुख्तलिफ बगावतों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़ी पीली पगड़ियों की बगावत थी। उन बगावतों ने हाँ सल्तनत की बुनियादें हिला दी। अगरचे हाँ कुछ अरसा मज़ीद कायम रही, मगर अमली तौर पर मरकज़ी ताकत ख़त्म हो चुकी थी। चीन एक बार फिर तकसीम की तरफ बढ़ रहा था। हाँ सल्तनत के ख़ात्मे के साथ ही एक तवील और मुस्तहकम दौर ख़त्म हुआ, मगर उसके असरात बाकी रहे। कन्फ्यूशियस की तालीमात, शाहराह रेशम का तसव्वुर, चीन का वस्ता एशिया और बर सग़ीर से राब्ता, ये सब हाँ का वर्सा बन गए। हाँ, सल्तनत के ज़वाल के बाद चीन एक बार फिर सियासी इंतशार में दाखिल हो गया। मरकज़ी हुकूमत कमज़ोर हो चुकी थी और मुख्तलिफ फ़ौजी सरदार अपनी अपनी ताकत के बल पर इलाके कंट्रोल कर रहे थे। शहनशाह सिर्फ नाम का रह गया था, जबकि असल इख्तियार मैदान जंग में मौजूद जर्नेलों के पास था। यही हालात आगे चलकर चीन की तारीख़ के मशहूर दौर यानी 3 रियासतों के दौर की बुनियाद बने। इस ज़माने में चीन अमली तौर पर 3 बड़ी ताकतों में तकसीम हो गया। शिमाल में वी रियासत, जनूब मगरिब में शो रियासत और जनूब मशरिक में वो रियासत कायम हुई। हर रियासत का अपना हुक्मरान, अपनी फ़ौज और अपना इंतज़ामी निज़ाम था, मगर सब एक दूसरे के दुश्मन थे। इत्तेहाद सिर्फ वक्ती होता और मकसद
सिर्फ ताकत का तवाज़ुन कायम रखना था। वी रियासत सबसे मजबूत समझी जाती थी क्योंकि उसके पास ज़्यादा ज़मीन, ज़्यादा आबादी और बेहतर फ़ौजी वसाइल थे। शो रियासत निस्बतन छोटी थी मगर उसका नज़्म ज़ब्त बेहतर था और वहाँ कन्फ्यूशियसी अखलाकियात पर जोर दिया जाता था। वो रियासत समंदरी इलाकों के करीब थी और उसकी ताकत बहरी रास्तों और तिजारत में थी। ये दौर सिर्फ जंगों का नहीं था बल्कि सियासत, चालाकी और हिकमत अमली का भी था। इत्तेहाद बनते और टूटते रहते थे। आम आदमी के लिए ये ज़माना इंतहाई मुश्किल था क्योंकि बार बार जंगों की वजह से खेती बाड़ी मुतासिर होती, टैक्स बढ़ते और लोग नकल मकानी पर मजबूर हो जाते। इसी दौर को बाद के चीनी अदब में बहुत अहमियत दी गई। कहानियाँ, नॉवल और ड्रामे लिखे गए जिनमें उस ज़माने के किरदारों को गैर मामूली बनाकर पेश किया गया। हकीकत ये है कि ये दौर बहादुरी से ज़्यादा बका की जंग का दौर था, जहाँ हर रियासत सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। कई दहाइयों तक तीनों रियासतें एक दूसरे से बरसरे पैकार रहीं मगर कोई भी फैसला कुन बरतरी हासिल ना कर सकी। आखिरकार वी रियासत के अंदर से जिन खानदान उभरा, उसने आहिस्ता आहिस्ता इक़्तिदार अपने हाथ में ले लिया और एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी जिसे जिन सल्तनत कहा जाता है। जिन सल्तनत ने कुछ अरसे के लिए चीन को दोबारा मुत्तहिद कर दिया मगर ये इत्तेहाद कमज़ोर साबित हुआ। अंदरूनी साजिशें, शाही ख़ानदान की नाअहली और अवामी मसाइल ने जल्द ही इस सल्तनत को भी कमज़ोर कर दिया। नतीजतन चीन एक बार फिर तकसीम हो गया। उसके बाद चीन में शुमाली और जनूबी सल्तनतों का दौर शुरू हुआ। शुमाल में गैर चीनी कबाइल ने हुकूमत कायम की जबकि जनूब में चीनी अशराफिया ने अपनी रियासतें बनाईं। ये तकसीम सदियों तक जारी रही। सकाफत, ज़बान और तर्ज़ ज़िंदगी में वाज़ेह फ़र्क पैदा होने लगा। इसी ज़माने में बुद्ध मत चीन में मज़ीद मज़बूत हुआ। खानकाहें बने, राहिबों को सरकारी सरपरस्ती मिली और बुद्ध मत आम लोगों में मकबूल होने लगा। ये मज़हब लोगों को जंग और इंतशार के माहौल में ज़हनी सुकून फराहम करता था। यही दौर चीन की तहज़ीबी तश्कील में बहुत अहम साबित हुआ। अगरचे सियासी तौर पर चीन कमज़ोर था मगर फ़िक्री, मजहबी और सकाफ़ती तौर पर वो मज़ीद गहरा हो रहा था। यही बुनियाद आगे चलकर एक नए मजबूत इत्तेहाद की तरफ ले जाती है। चीन की तकसीम के बाद सदियों तक शुमाल और जनूब अलग अलग रहीं मगर इस दौरान नई कुव्वतें उभरती रहीं। शुमाल में गैर चीनी कबाइल ने मजबूत सल्तनतें कायम की जबकि जनूब में चीनी ख़ानदान अपनी रिवायत और नज़्म ज़ब्त के साथ हुकूमत करते रहे। ये दौर सियासी तौर पर बेयकीनी का था मगर सकाफ़ती और मजहबी तौर पर चीन की शनाख्त मजबूत हो रही थी। इस इंतशार के बाद 7वीं सदी के करीब तांग सल्तनत का क़याम हुआ। तांग के हुक्मरानों ने शुमाल और जनूब को दोबारा मुत्तहिद किया और चीन को एक बार फिर मजबूत और मुस्तहकम बनाया। तांग सल्तनत ने न सिर्फ चीन के अंदरूनी निज़ाम को बेहतर बनाया बल्कि उसकी सरहदें वसी की और तिजारती रवाबित को फ़रोग़ दिया। तांग दौर में शाहराए रेशम अपनी पूरी ताकत पर थी। चीन का ताल्लुक वस्ता एशिया, हिंदुस्तान, ईरान और यहाँ तक कि रूम के मशरक़ी इलाकों से कायम हुआ। तिजारती सामान के साथ साथ ख़यालात, फ़लसफ़े, मज़हब और तकनीकी मालूमात भी चीन में पहुँची। इस दौर में बुद्ध मत, ताओ मत और कन्फ्यूशियस के नज़रियात की तालीमात को साथ साथ फ़रोग़ मिला। अवाम की तालीम, फ़नून लतीफ़ा और सकाफ़ती सरगर्मियाँ पहले से ज़्यादा तरक्की करने लगीं। तांग सल्तनत के दौर में शुमाली हिंदुस्तान यानी आज के पाकिस्तान के इलाकों, ख़ास तौर पर गंधारा और सवात व खीरत के इलाकों के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ कायम हुआ। चीन के तिजारती काफ़िले, ज़ायरीन और राहिब इन इलाकों से गुज़रते और वापस जाते। यही ताल्लुक़ चीन और बरसग़ीर के दरमियान पहली बार वाज़ेह और मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार करता है। तांग के हुक्मरानों ने फ़ौजी निज़ाम को मज़बूत किया। सरहदों की हिफाजत के लिए बाकायदा किले और फ़ौजी चौकियाँ कायम की गईं। शुमाली हमलावर कबाइल के ख़िलाफ़ दिफ़ाई इक़दामात किए गए
मगर तिजारत और ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर महदूद नहीं किया गया। ये हिकमत अमली चीन को मजबूत और इक्तिसादी तौर पर मुस्तहकम बनाती रही। तांग सल्तनत के दौर में अवामी ज़िंदगी में भी बेहतरी आई। ज़मीन की मिल्कियत के कवानीन वाज़े हुए, किसानों को ज़मीन दी गई और टैक्स का निज़ाम मुनज़्ज़म किया गया। अवाम के दरमियान इंसाफ और कानून की शफ़ाफियत बढ़ाई गई। इससे आम लोग हुक्मरानों के निज़ाम पर एतमाद करने लगे और रियासत ज़्यादा मुस्तहकम हुई। तोंगदूर में चांद ने फ़न तामीर, शायरी, मूसीक़ी और आर्ट में बेपनाह तरक्की की। शाहराह रेशम के ज़रिए चांद के मुख्तलिफ इलाके ना सिर्फ तिजारती बल्कि फ़िक्री और सकाफ़ती मरकज़ भी बन गए। ये तरक्की चांद को मुस्तक़बिल की आलमी ताकत के तौर पर तैयार कर रही थी। लेकिन तांग सल्तनत भी मुस्तकिल नहीं रही। अंदरूनी बगावतें, अमीरों की खुद मुख्तारी और अवामी नाराज़ी ने सल्तनत को कमज़ोर किया। सदियों के बाद चांद एक बार फिर तकसीम की तरफ गया, मगर उस दौरान पैदाशुदा सकाफ़ती, तिजारती और मजहबी बुनियादें हमेशा कायम रहीं। यही वो चांद था जो मुस्तक़बिल में मजबूत और मुत्तहिद सल्तनतों की बुनियाद पर एक आलमी ताकत बनेगा।